वैसे गाइस आई होप यू आर वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टाइल ऑफ फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। ये जो बात यहाँ पर बोली गई ना, ये मैं अपनी ज़िंदगी में हर दिन इम्प्लीमेंट करता हूँ। यानी कि मुझे आप लोगों ने अगर बात करें नॉर्मली देखा होगा कि काफ़ी इधर उधर भी विजिट करता रहता हूँ, कहीं पर जाना होता है, कोई काम रहता है, उसके बाद भी आप लोगों के सामने जो है रेगुलरली आप लोगों के लेक्चर आते रहते हैं। तो ये बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग एक बार को कुछ डिसाइड कर लेते हैं ना कि ये काम आप लोगों को करना है, तो फिर आप लोगों का माइंड जो है आप लोगों को रास्ता दिखाई देता है कि इस काम को ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात की गई है कि पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। यानी कि अगर आप लोग अपने आप को पुश करते हैं, कोई काम आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि आज ये काम आप लोग करने हैं, तो आप लोग को अपनी लिमिट को पुश करना ही करना पड़ेगा। हर एक इंसान के पास में 24 घंटे हैं यार। आधे लोग जो है उन 24 घंटों का इतना बेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं कि उन्हीं से दुनिया में टॉप पर बैठे हुए हैं। आधे लोग ऐसे हैं कि वही 24 घंटे का इस्तेमाल कर उसमें से 24 मिनट भी नहीं निकाल पाते अपने लिए, और लगता है कि पता नहीं दिन कहाँ चला गया। तो अपने आप लोग किस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं वो आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा। अपनी चीजों के ऊपर फोकस करने के लिए आप लोगों को अपने शेड्यूल को समझना पड़ेगा कि आप लोग कहां कहां पर कैसे कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, और उसमें से टाइम निकालकर कहां पे आप लोग उसका बेस्ट यूज कर सकते हैं वो आप लोगों को अंडरस्टैंड करना होगा। तो तभी आप लोग ये चीजें जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये आप लोग यहां पर समझिए, ये हर एक इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम होती है, पर लेकिन हर एक इंसान जो है वो अगर बात करें टॉप पर नहीं बैठा होता है। हर एक इंसान में से कुछ ही इंसान ऐसे हैं जो उन प्रॉब्लम का सामना करते हैं और उन प्रॉब्लम के सर पर पैर रखकर अपने काम को कंप्लीट करते हैं। अब आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं ये आप लोग को डिसाइड करना है, क्योंकि 24 घंटे आप लोगों के पास में और 24 घंटे मेरे पास में है। मैं भी उनका यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ, आप लोग भी कर रहे हैं, और आप लोगों के साथ में जो पढ़ने वाले कॉम्पिटिटर हैं वो भी कर रहे हैं। तो कौन यहाँ पर टॉप पर बैठेगा जाकर, वो यहाँ पर ये 24 घंटे डिसाइड करेंगे। इन 24 घंटे में से कितने घंटे आप लोगों ने इफेक्टिवली यूटिलाइज करें। ठीक है, तो देखते ही देखते ये महीना आप लोगों की हाथों में से फिसल चुका है। कैसा रहा ये महीना जरूर बताएगा, और नेक्स्ट मंथ को आप लोग कैसे यूटिलाइज करने जाते हैं उसके बारे में भी आप लोगों को जरूर बताएगा, क्योंकि इसी तरीके से आप लोगों की जिंदगी जो है वो डे बाय डे चेंज होती रहती है। अगर इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं करोगे तो बहुत पीछे छूट जाओगे। तो इस तरीके से अपनी जिंदगी को आप लोग को बनाकर चलना है। आज का दिन कैसा रहा, उसको कितने मार्क्स दोगे 10 में से, ये भी आप लोग जरूर बताएगा। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक इंपॉर्टेंट डे के साथ में, इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, जो मैं भी आर्टिकल जो भी डिस्कस करूंगा उसके एंड में आप लोगों को यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो बेसिकली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, इससे ये पता चलेगा ये आर्टिकल कितने अच्छे से आप लोगों ने सुना है, यानी कि आर्टिकल सुना है या फिर मजे ले रहे थे। ठीक है, आज का लेक्चर थोड़ा सा लेट है, थोड़ा सा मतलब लगभग 20-30 मिनट के करीब। रीजन इसका है कि मतलब कई सारे काम चल रहे हैं पैरेलल में, जिसकी वजह से टाइम नहीं निकल पाता है। तो जितना एडजस्ट हो पा रहा है उतना कर ले रहा हूँ। बाकी की आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा वीडियो भी आ रही है आजकल, आप लोगों ने देखा होगा, तो कुछ टाइम इसमें चला जाता है। आज की जो वीडियो आई है यहाँ पर, ये अगर कोई भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम आप लोग देने वाले हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस है चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम है, इसमें कंप्लीट 1 साल के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो मैंने आप लोगों के लिए डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो जो भी न्यूज में रहे पिछले 1 साल में वो सारे आर्टिकल मैंने आप लोगों को बताए, और ये आर्टिकल अगर कवर करके जाओगे तो पॉलिटी का कोई क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बचने वाला है। ये आर्टिकल कवर कर लेना, पॉलिटी के लेक्चर, ये मोर देन सफिशिएंट है अगर आप लोग इनको प्रॉपर वे में कवर करके जाते हो तो। ठीक है, एक बच्चा लिख रहा है कि सर ऐसा लग रहा है कि हमसे ज़्यादा मेहनत तो आप कर रहे हो, आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों के चक्कर में मेरी तैयारी होती रहती है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि आप लोग अगर ढंग से इन चीज़ों को पढ़ लोगे ना जो प्रोवाइड करा रखी है, तो इसमें मेरा एक्सपीरियंस और प्लस जो चीज़ें आप लोगों के सामने, इसमें एक प्रॉपर वे में एक लेक्चर आप लोगों के सामने आता है। लेक्चर थोड़े से लेंदी होते हैं, उसका रीजन मैंने आप लोगों को बता रखा है। जब मैं पढ़ाता हूं तो तसल्ली में पढ़ाता हूं, मेरा ऐसा नहीं कि बस घास काट के साइड में रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर तसल्ली में पढ़ाया, इसलिए 1 घंटे का ये लेक्चर लगभग बन गया। पर लेकिन इस 1 घंटे में जितना कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा, मुझे नहीं लगता है कि अगर 1 घंटा आप लोग खुद भी पढ़ोगे बैठकर इतना कुछ निकाल पाओगे। हाँ, अगर निकाल पाओ इतना कुछ, अगर 1 घंटे बढ़ गए तो फिर ये लेक्चर मत देखिएगा, क्योंकि फिर तो ये वेस्ट हो जाएगा। आप लोग अगर लग रहा है कि इस 1 घंटे में आप लोग इससे ज्यादा मेहनत करके और कुछ कर सकते हो, तो फिर लेक्चर मत देखा कीजिए। ठीक है, मतलब कि अपना टाइम को इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना आप लोगों को आना चाहिए। जहां पर भी आप लोगों को लगता है मेरे लेक्चर या फिर किसी के भी लेक्चर, अगर आप लोगों को ये लगता है कि यार 1 घंटा वेस्ट कर दिया यार, ये घंटे इससे अच्छा तो कुछ और कर लेते हैं इस 1 घंटे में, तो वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। क्योंकि हमने जो लेक्चर यहाँ पर बनाए जाते हैं, कोई भी टीचर आप लोगों को पढ़ा रहा है वो बेसिकली हर एक स्टूडेंट के लिए यहाँ पर लेक्चर बना रहा है। हो सकता है आप लोगों को ये सारी चीजें पता हो, आप लोगों को लगता हो नहीं यार ये लेक्चर जो है नहीं, इतना तो हम लोग को पता ही है, देखने की जरूरत नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं है। तो ये उनके लिए है जिसके बेसिकली एक तरीके से लगता है कि हाँ इस तरीके के लेक्चर की जरूरत है। वो आप लोगों को खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ आप लोगों को जरूरत है ये फिर नहीं है। तो लेक्चर देखकर फीडबैक जरूर देना कैसा लगा आप लोगों को ये लेक्चर, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि आगे कैसे लेक्चर लेकर आने हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट डे के साथ में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ये है बेसिकली इंपोर्टेंट डे, 30 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है आयुष्मान भारत दिवस।
तो आयुष्मान भारत दिवस जो है आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में अभी आयुष्मान भारत जो है वो स्कीम भी स्टार्ट की गई थी ताकि अफोर्डेबल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराई जा सके अपनी कंट्री में जो हमारे सिटीजन है उनको। तो प्रमोट करने के लिए अफोर्डेबल मेडिकल फैसिलिटी खासकर रिमोट एरिया यानी कि गांव वाले एरिया में भी यहाँ पर, ताकि एक तरीके से हमारे देश में जो कंडीशन है उसको सुधारा जा सके। तो इसी के चलते यहाँ पर जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो यहाँ पर जो पब्लिश नहीं किया गया था उसका डेटा ये माना जाता है कि उसके बेस पर यहाँ पर हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है। यानी कि ये डेटा में ये बोला गया था कई सारी कमियां और खामियां हैं, तो इसके चलते यहाँ पर डेटा को कई बार गवर्नमेंट जो है छिपा लेती है। फोकस ये है कि किस तरीके से यहाँ पर चीजों को लेकर चलना है कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर, क्योंकि कंट्री की पॉपुलेशन जो है चाहे कोई बीमार है चाहे कोई बीमार नहीं है, हर एक इंसान की खस्ता हालत कर दी थी बेसिकली कोविड-19 ने। तो इसलिए इस चीज को आप लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डे है। बाकी हेल्थ जो है वो किस लिस्ट में आता है ये आप लोग बताइए, यानी कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या फिर कॉन्करेंट लिस्ट, तो किस लिस्ट में हेल्थ के सब्जेक्ट को रखा गया है, तो ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, आई होप कि आप लोग इसको समझे। आइए अब आगे चलते हैं। ये जो आर्टिकल है बहुत ही उम्दा किस्म का रहने वाला है, सुनकर आप लोगों को मजा आ जाएगा। ये आर्टिकल से रिलेटेड एक क्वेश्चन मुझे पूछना था, हालांकि स्टार्टिंग में पूछना था, चलिए यहाँ तक आ गए थे, यहाँ पूछ लेते हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि पृथ्वी में से सबसे ज्यादा निकाले जाने वाला जो आज के दिन में जो एक प्रोडक्ट है वो है क्या, वो है रेत, ठीक है। तो रेत जो आता है दूसरे नंबर पर आता है जो पृथ्वी में से निकाला जाता है। आप लोग ये बताना है पहले नंबर पर पृथ्वी में से सबसे ज्यादा निकाले जाने वाला प्रोडक्ट कौन सा है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है। यानी कि रेत जो है वो सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर निकाला जाता है, पहले नंबर पर कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो पृथ्वी में से सबसे ज्यादा निकाला जाता है। तो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने चक्षुओं को खोलकर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, और अगर थोड़ा सा भी ध्यान से सोचोगे तो आंसर दे दोगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। पूरा डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करूंगा, बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलने वाला है, तो पेशेंस के साथ में सुनिएगा। यूपीएससी प्रीलिम्स, जीएस पेपर 1 और ज्योग्राफी के साथ में आप लोग यहाँ पर इसको बेसिकली कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, तो इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक तरीके से स्टैटिक पोर्शन भी आप लोगों का साथ साथ में कवर होगा। अभी यहाँ पर ये बात की जा रही है कि पृथ्वी के अंदर से जो रेत निकाला जा रहा है जिसको आप लोग इंग्लिश में सैंड बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर इससे जब रेत के बारे में बात आती है तो मुझे एक जोक याद आ जाता है, ठीक है। जो कुछ ऐसा है बेसिकली नहीं, कई बार होता है कि कई सारे जो लोग होते हैं जैसे कि हम जैसे जो लोग हैं जो खासकर जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं, तो इंग्लिश पर जब काम करने स्टार्ट करते हैं तो कई बार इंग्लिश जो है खस्ता हालत कर देती है, ठीक है। पर लेकिन अगर आप लोग लगे रहते हैं तो फिर आप लोगों को चीज़ें समझ में आने लगती है। तो यहाँ पर ऐसा ही एक जोक है, तो उस जोक के बारे में बोला गया कि एक तरीके से गाँव से आता है कोई नया नया इंसान, तो उसको लगता है यार शहर में चलते हैं तो मतलब कि इंग्लिश बोलेंगे, यानी कि इंग्लिश से बातें करेंगे, तो यानी कि लोग जो इंग्लिश से बातें करते हैं तो हम भी इंग्लिश से बातें करेंगे, तो उसके चलते यहाँ पर उसने जो है इंग्लिश बोलने की कोशिश की। इंग्लिश कैसे बोली जाती है जब कोई स्टार्टिंग में ट्राई करता है, आप लोग भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे मैं जोक बता रहा हूँ पर लेकिन इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। तो जैसे गोविंदा की एक मूवी है उसमें इंग्लिश बोलता है कि आई एम गोइंग, आई एम खाइंग, आई एम पीइंग, तो जो भी होता है उसमें आईएनजी लगा देता है, उसको लगता है इंग्लिश बन गई, तो वो वाली चीज़ देखने को मिलती है। तो ऐसे ही एक लड़का बेसिकली जा रहा था शहर में, तो लगा कि सामने से धूल मतलब एक तरीके से जो धूल उड़ती हुई आई बहुत सारी, तो वो एक तरीके से बातें करते करते तो कह रहा है कि ओ माई गॉड रेता, ठीक है यानी कि ओ माई गॉड तो इंग्लिश में बोल दिया, तो रेते की जो सैंड होता है बेसिकली उसको बोला नहीं गया बेचारे से, तो उसने रेता बोल दिया, तो वो वाली चीज़ देखने को मिलती है। पर लेकिन एटलीस्ट ट्राई किया इंसान ने, ठीक है, तो वो अप्रिशिएट करने लायक बात है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि ये एक ऐसी चीज़ है यहाँ पर, ये बेसिकली जिसको आप लोगों को समझना चाहिए, ठीक है। और ये ऐसे इंसिडेंट आप लोगों ने आसपास भी देखे होंगे, तो इस तरीके की चीज़ें तो कई सारे लोग ट्राई करते रहते हैं, पर लेकिन अगर वो रुकते नहीं है, ट्राई करते रहते हैं, उनकी लोग मजाक भी उड़ाते हैं, तो फिर वो एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। यार जिंदगी में यही आप लोग करना है। देखिए मान लीजिए जिसने ओ माई गॉड बोल दिया तो रेते की सैंड हो गई, कल को काम खत्म हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, तो ऐसे ही आप लोगों को सीखते रहना है। तो यहाँ पर ग्लोबली सबसे ज्यादा निकाले जाने वाला जो प्रोडक्ट है वो है रेता, यानी कि सैंड। तो ये जो सैंड जो निकाला जाता है, जो ये रेत निकाला जाता है, ये इतना निकाला जाता है, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मैं भौचक्का रह गया। अगर पूरी पृथ्वी के चारों ओर 27 मीटर की वाइड और 27 मीटर की हाइट एक दीवार आप लोग बनाओगे रेत की, सैंड की, तो यहाँ पर इतना रेत जो है वो हर साल हम लोग निकाल रहे हैं कि वो एक तरीके से यहाँ पर वो पूरी दीवार बन जाएगी पूरी पृथ्वी के चारों ओर। यानी कि पृथ्वी के चारों ओर 27 मीटर यानी कि 27 मीटर चौड़ी और 27 मीटर ऊंची रेत की दीवार बन जाएगी, जितना रेत जो है हम लोग पृथ्वी के अंदर से निकाल रहे हैं। तो रेत जो है वो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा निकाले जाने वाला पृथ्वी से प्रोडक्ट है। पहले नंबर पर क्या निकालते हैं, तो वो निकालते हैं पानी। सबसे ज्यादा पृथ्वी में से पानी निकाला जाता है, दूसरे नंबर पर सैंड निकाला जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रखते हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है पर पता होना चाहिए।
तो अभी यहाँ पर इसी के ऊपर जो यूएनईपी के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई, उसने बोला कि वैसे तो आप लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, पर लेकिन मुझे इसके ऊपर आप लोगों की नजर डलवानी पड़ेगी। तो उसके द्वारा बोला गया कि आज की डेट में हम लोग को सोचना पड़ेगा, तो वर्ल्ड नीड टू रीथिंक, इसके ऊपर थिंक करना पड़ेगा, फिर से थिंक करना पड़ेगा, यानी रीथिंक करना पड़ेगा कि आज की डेट में कितना सारा रिसोर्स आप लोग पृथ्वी से निकाल रहे हो, तो उसको समझना पड़ेगा इससे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ग्लोबल रिसोर्स इंफॉर्मेशन डेटाबेस के द्वारा, जो कि यहाँ पर इनके द्वारा नेसेसरी गाइडलाइन प्रोवाइड कराएगी, और कुछ डेटा इकट्ठा किया गया कि कैसे आप लोग को सोइल को मैनेज करना है, क्योंकि जहां से आप लोग रेत निकाल रहे हो और कहीं पर जाकर आप लोग उसको यूज कर रहे हो, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि इसकी वजह से इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, क्योंकि अगर इंपैक्ट नहीं समझोगे तो फिर आप लोग सोल्यूशन भी नहीं निकालोगे। अगर पॉजिटिव इंपैक्ट है तो अच्छी बात है, निकालते रहिए, पर लेकिन अगर नेगेटिव इंपैक्ट है तो आप लोगों को रुक कर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बातें बोली गई है। हाईलाइट क्या है रिपोर्ट की, उसमें ये बातें बताई गई कि आज की डेट में जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये चीजें निकाल रहे हैं, तो इससे नदियों के ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ रहा है, कोस्टल एरिया यानी कि जो किनारे होते हैं यहाँ पर खासकर उनके ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ रहा है, और मेरीन इकोसिस्टम जो समुद्र के अंदर जीव जंतु रहते हैं उस पर भी काफी इंपैक्ट पड़ रहा है। कटाव होता है इसका काफी ज्यादा है। इसी के साथ में जो एक्वाफर होते हैं, यानी कि जहां से पानी निकाला जाता है, जब हम लोग नल लगाते हैं तो एक्वाफर जो है वहां से पानी निकल कर आता है, तो वो भी काफी ज्यादा बेकार होते जा रहे हैं इसकी वजह से। उसकी वजह से एक तरीके से उन्हीं कहते एक तरीके से जो यहाँ पर लॉस होता है, जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द स्टॉर्म, कल को तूफान आते हैं, ठीक है, किनारे टूट जाते हैं, तो अगर वहां पर दलदली वन नहीं होंगे किनारों पर तो दिक्कतें देखने को मिलती है। और बायोडायवर्सिटी उस एरिया में जो रहती है, वहां पर समुद्र के अंदर जो जीव रहते हैं, या फिर किरानों में, या फिर दलदली एरिया में खासकर, जो कि आप लोग यहाँ पर एक तरीके से नहीं है, जो एक तरीके से ये जो मतलब जो इस तरीके के जो वृक्ष होते हैं, जो कि जो समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली जो पाए जाते हैं, तो उसके चलते वहां पर उन पर भी दिक्कत देखने को मिलती है। तो यानी कि ये सारी प्रॉब्लम, सारी दिक्कतें निकल कर आती हैं, और कल को चलकर इसकी वजह से जो कि यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं वाटर सप्लाई हो गया, फूड प्रोडक्शन हो गया, या फिर टूरिज्म इंडस्ट्री, कई सारे लोग तो वहां पर खूबसूरती रहती है उसकी नेचुरल, उसको देखने आते हैं, पर लेकिन अगर कल को वहां पर दिक्कतें देखने को मिल रही है, ऐसे कटाव हो रहे हैं और बहुत ही बुरी कंडीशन बन गई है, तो लोग फिर उससे डिस्टेंस बनाकर चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहां से एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं, तो इसको आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा, तभी चीजें जो है वो आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आप लोग देखिएगा। बाकी यहाँ पर हाईलाइट कुछ और है, यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जा रहा है स्ट्रेटेजिक रिसोर्स, यानी कि सैंड जो है ना, हम लोग उसको काउंट ही नहीं करते हैं, ये लगता है रेती तो है फ्री में मिल रहा है यार, पर लेकिन वो फ्री में नहीं है, उसकी भाई साहब कीमत है, तो उसको भी स्ट्रेटेजिक रिसोर्स के तरीके से आप लोगों को देखना पड़ेगा, जैसे दूसरे मटेरियल आप लोग देखते हो, क्योंकि इसको भी आप लोग जिस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो तो कल को चलकर इंपैक्ट पड़ सकता है काफी ज्यादा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, कंज्यूमर सबको ध्यान देना पड़ेगा कि भाई साहब इस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो तो ये किसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है, तो कॉस्ट काउंट करोगे। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग यहाँ पर समझिए, हम लोग बोलते हैं कि पानी जो है, पानी हम लोग बोलते हैं पानी की कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री में मिल रहा है, पर लेकिन वही पानी जब आप लोग सिटी में घूमने जाते हैं, कई जगह ऐसी बोतल पानी की मिलती है कि दूध से भी ज्यादा महंगा आप लोगों को मिलता हुआ नजर आता है, ठीक है, जहां पर खासकर इसकी कमी बहुत ज्यादा होती है, तो ये दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसी तरीके से हवा के बारे में बात करी तो ऑक्सीजन की सिलेंडर की कीमत समझ में आ गई कोविड-19 के टाइम पर, तो हवा की भी कीमत हम लोग को पता चल गई। तो इस तरीके से सैंड की भी कीमत हम लोग को लगानी पड़ेगी, क्योंकि इंसान को अगर कीमत का पता चल जाता है ना, तो फिर वो उसको समझने लगता है। जैसे आज की डेट में अगर आप लोग पॉलिटिकल लेक्चर जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ये सारे लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट बना दिए, यही पॉलिटी पढ़ाने के लोग जो है 15 से 20 हजार रुपए ले लेते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर बड़ी बड़ी कोचिंग में जाओगे तो वहां पर 1.5 लाख रुपए फीस ली जा रही है, एटलीस्ट 1.5 लाख, और 2-2 लाख भी आधी जगह तो मैं देखकर सर चकरा गया मेरा। और वहां पर पॉलिटिकल लेक्चर देखने के बाद में बच्चा एक बोल रहा है आकर कि सर मेरा पॉलिटिकल लेक्चर मैंने वहां पर देखे और जब आपके आकर देखे तो सर मेरा दिमाग घूम गया। तो मैंने कहा अच्छा जी, तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां से आप लोग अगर प्राइस काउंट करना चाहते हैं तो इंसान को जब ना प्राइस पता चले तो इंसान इज्जत देने लगता है उस चीज को, तब तक पता चले फ्री में तो इज्जत नहीं देता है। तो वही चीजें यहाँ पर बताई गई है। ये चीजें यहाँ पर जब प्राइस पता चल जाएगा इस रेत का कि क्या प्राइस है इसका, तो हम लोग उसको इज्जत देने लगेंगे। अभी तो हम बोलते हैं फ्री में तो मिल रहा है रेत, तो इस तरीके से है। आप लोगों ने देखा बूढ़े माँ बाप घर में बैठे हुए तो हम लोग इज्जत नहीं करते हैं, जैसे वो चले जाते हैं तो हम लोगों को उनकी अहमियत समझ में आती है कि हमारे सर से एक साया उतर गया, ठीक है, एक तरीके से माँ बाप का जो साया था वो हट गया, अब हम लोग अनाथ हो गए। तो वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसलिए चीजों की रहते रहते अहमियत समझनी चाहिए, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। जो सैंड है यहाँ पर जो निकाला जाता है यहाँ पर एक तरीके से उसको समझना पड़ेगा और फालतू में नहीं निकालना। अगर कोई निकाल रहा है तो उसको रोकना चाहिए यहाँ पर, ताकि इन्वायरमेंट और इकोनॉमी और आसपास वाला जो एरिया है उसको हम लोग ढंग से रख सकें। और खासकर हमारे जैसा एरिया, अगर अपनी कंट्री का मैप आप लोग ध्यान से देखोगे तो 7,500 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी, ठीक है। तो एक ह्यूज इंपैक्ट हमारे देश के ऊपर पड़ सकता है अगर हम लोग इसको नहीं देखेंगे, ठीक है।
तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे लिए तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये रिपोर्ट इस तरीके अगर कोई आती है तो हमारी कंट्री में तो और ज्यादा फोकस देकर हम लोग को इसको चलना पड़ेगा और इसके चलते हम लोग सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी अगर लेकर नहीं चलेंगे तो आने वाले टाइम में दिक्कतें देखने को मिलेगी हम लोग को काफी ज्यादा। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से कुछ ऐसा प्रोग्राम तैयार किया जाए ताकि चीजें जो है वो हम लोग ढंग से संभाल सकें। हाईलाइट क्या है यहाँ पर, और अगर आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पर कोई इंस्टीट्यूशनल ढांचागत एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, कानून आप लोगों को बनाना पड़ेगा ताकि यहाँ पर प्रॉपर वे में इसको हैंडल किया जा सके जो भी इस तरीके के रिसोर्सेज हैं यहाँ पर, क्योंकि कल को चलकर दिक्कतें देखने को मिल सकती है। कई सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिनको यहाँ पर ये एक तरीके से ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड कराता है। जैसे आप लोगों ने जैसे क्रोको ये क्या नाम इनके जो कछुए होते हैं, ठीक है, तो कछुए जो होते हैं यहाँ पर एक तरीके से कई बार सुना होगा कि उड़ीसा के अंदर में जो गिरिमाथा बीच है वहां पर आप लोगों को कई बार कछुए जो है वो बच्चे पैदा करते हुए नजर आते हैं, मतलब अंडे देते हैं। तो वहां पर वो सैंड उनके लिए ब्रीडिंग ग्राउंड आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत सारे जीव जंतु हैं जो ऐसे यहाँ पर इसमें काम करते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो बेसिकली इसमें उगते हैं। तो ये काफी वाइटल यानी कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोडाइवर्सिटी के लिए भी, और इसी के साथ में यहाँ पर जो भी उस एरिया में पानी को फिल्टर करने का भी ये काम करता है, तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। ये चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी, ऐसा बोला गया है यहाँ पर। डिमांड जो है सैंड की वो बढ़ती जा रही है। आज के डेट में दुनिया भर की स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही है। तो कंट्री जहां पर अगर बात करें सबसे ज्यादा ये यूज किया है वो है चाइना, यूएसए, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। हमारी कंट्री में अभी चीजें बढ़ रही हैं क्योंकि हमारी कंट्री में भी उस लेवल पर काम करने स्टार्ट नहीं किया है, पर लेकिन आने वाले टाइम में और अच्छे लेवल पर ये चीजें जो हैं और बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो ये चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। सैंड के बारे में अगर बात करें, यहाँ पर जो स्टेट है जो आज के डेट में यहाँ पर रिसेंटली जो एक तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं इंपोर्ट ऑफ सैंड, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा केरला के अंदर, ठीक है, इतना टन रिवर सैंड जो है वो मलेशिया जा रहा है, ठीक है। तमिलनाडु से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा मलेशिया, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं केरला जो है वो इंपोर्ट कर रहा है इतने टन रिवर सैंड फ्रॉम मलेशिया। तो अलग अलग एरिया से यहाँ पर सैंड जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंपोर्ट कर रहे हैं, सॉरी खरीद नहीं रहे, इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, यानी कि सैंड जो है वो खरीदना पड़ रहा है। तो यहाँ से आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो काफी एक इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है हमारे लिए, तो इसको हम लोग को समझना पड़ेगा कहाँ कहाँ से हम लोग आज के में सैंड जो है वो लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ से एक तरीके से आप लोग यहाँ पर अगर बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीजें हो जाती हैं कि हम लोग जिस तरीके से जिस चीजों को हम लोग काफी हल्के में लेते हैं वो चीजें कभी कभी हम लोग को काफी भारी भी पड़ जाती हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री है एवरी स्टेट आज के डेट में शॉर्टेज फेस कर रही है सैंड की। जैसे हर एक राज्य में जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां पर रेत मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसके चलते रेते की जो है वो काफी ज्यादा कमी भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। गांव में नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा नदी किनारे से जो बुग्गी भर के लेके आते हैं, ठीक है, कि रेता मिल गया भाई साहब, पर लेकिन उसको अगर कहीं बाहर से आप लोगों को लेना है सही क्वालिटी का अगर रेता चाहिए, जो कि एक तरीके से नहीं वो जो लेंटर वगैरह डालने में और चिनाई और ये सब चीजें करने में जो होता है उसमें एक अच्छी क्वालिटी का रेत लाना पड़ता है और उसकी भी कीमत होती है। वो आप लोग ऐसे नहीं मिलेगा कि फ्री में मिल जाएगा। यहां पर बात की जा रही है माइंस एंड मिनरल्स के बारे में। तो माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट हमारी कंट्री में लाया गया था, जिसे पार्लियामेंट के द्वारा यहां पर इनेक्ट किया गया माइनिंग सेक्टर को कैसे टैकल करना है। 2015-16 में लाकर इसको अमेंडमेंट भी किया गया और इसको रेगुलेशन करने की बात की गई। ऑल मिनरल्स एक्सेप्ट जो मिनरल्स एंड द एटॉमिक्स जो मिनरल्स हैं ये यहाँ पर एप्लीकेबल उसके ऊपर होता है। और इसके साथ में क्या कंडीशन है, इसको कैसे लेकर चलना है, उसके लिए लाइसेंसिंग वगैरह भी दी जाती है। इसी के साथ में माइनर जो मिनरल्स हैं यहाँ पर, तो पहले बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट के प्रीव्यू के अंडर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जो रिवर सैंड है यहाँ पर ये कंसीडर किया जाता है माइनर मिनरल। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा, ठीक है। बोलेंगे माइनर जो मिनरल है यहाँ पर वो किसके अंडर में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो रेत जो है वो एक तरीके का माइनर मिनरल है और वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। जो माइनिंग और जो यहाँ पर जो भी इस तरीके फॉरेस्ट के अंदर में कोई इस तरीके की एक्टिविटी होती है यहाँ पर पहले से ही परमिशन लेनी पड़ती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज से। इसके मिनिस्टर कौन है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बात की जा रही है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल के बारे में, तो यहाँ पर हमारी कंट्री में भी नया ये अमेंडमेंट बिल लेकर आया गया, जिसके चलते माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957 1900 जो यहाँ पर 57 का जो एक्ट है उसमें चेंज किया गया। तो इसके चलते यहाँ पर जो माइनिंग सेक्टर है उसको रेगुलेट करने की बात की जा रही है, ठीक है। कैसे कोई रिस्ट्रिक्शन हटानी है, कैसे चीजों को बेचना है, कैसे ऑक्शन करना है, कैसे ट्रांसफर करना है, कैसे एलोकेशन करना है, कैसे राइट देना है, कैसे यहाँ पर एक्सटेंशन करना है, जो लीज वगैरह दे रखी है, कंडीशन क्या है, और इसी के साथ में रिकनेसेंस जो परमिशन है एक तरीके से वो कैसे देनी है यहाँ पर नॉन एक्सक्लूसिव चीजों के लिए। जैसे रिकनेसेंस जो होता है बेसिकली एक तरीके से सैन्य परीक्षण की बात यहाँ पर की जाती है, ठीक है। तो कई सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसके बारे में यहाँ पर बात की गई। अगर इसके संवैधानिक प्रोविजन के बारे में आप लोग बात करते हैं, जैसे स्टेट लिस्ट के अंदर में नंबर 23 एंट्री के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो बेसिकली स्टेट के अंदर मिनरल्स रहते हैं। 54 एंट्री के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो यहाँ पर कंट्रोल आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में बात की जा रही है।
तो माइंस एंड मिनरल्स जो डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन जो एक्ट है 1857 का, उसके हिसाब से यहाँ पर चीजें फॉर्म की गई। पर लेकिन अभी मैंने बताया 2021 में इसके अंदर अमेंडमेंट किया जा रहा है, तो और डेवलपमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसमें जो माइनर मिनरल होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में, और जो मेजर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और रेत यानी कि जो सैंड है वो माइनर मिनरल की कैटेगरी में आता है। माइनिंग जो होती है वो कई तरह की होती है, जैसे कि अंडरग्राउंड माइनिंग होगी, ठीक है, इसी के साथ में सरफेस माइनिंग होगी, इसी के साथ में प्लेसर माइनिंग होगी। प्लेसर माइनिंग जो है वो रिवर बेड में की जाती है नॉर्मली। और इन सीटू माइनिंग हो गई। इन सीटू मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर में, या एक तरीके से नहीं, जैसे इन सीटू एक सीटू का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग किसी एरिया में रहते हैं, आप लोग अपने घर में ही कोई काम कर रहे हैं तो आप लोग एक तरीके से इन सीटू में काम कर रहे हैं, ठीक है, और घर के बाहर काम कर रहे हैं तो आप लोग बाहर चले जाएंगे तो एक सीटू आप लोग उसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बातें बेसिकली बोली जाती हैं। तो कई तरीके की चीजें निकल कर आती है। अब कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, इनको आंसर दीजिएगा, इससे पता चलेगा ये आर्टिकल कितने अच्छे से आप लोगों ने सुना है। जैसे ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी प्रीलिम्स के द्वारा। बात क्या की जा रही है यहाँ पर देखते हैं एक एक करके। यहाँ पर सैंड जो है एक माइनर मिनरल है अकॉर्डिंग टू द जो कानून है हमारी कंट्री के अंदर में, यानी कि माइनर मिनरल की कैटेगरी में आता है सैंड। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया सैंड जो है वो एक तरीके से पावर है जो उसके रिलेटेड जो फ्रेम करने की रूल प्रिवेंट द इलीगल माइनिंग ऑफ द माइनर मिनरल, यानी कि सैंड की अगर इलीगल माइनिंग होती है तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर कानून फ्रेम करती है। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया है कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पावर है ग्रांट करने के माइनिंग जो लीज पर दी जाती है, ठीक है। पर लेकिन अगर बात करें यहाँ पर रूल रिलेटेड टू द ग्रांट ऑफ द माइनर मिनरल, ये स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से ये स्टेटमेंट आप लोगों को मैंने अभी बताया यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, तो ये गलत हो जाती है। और फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर सही है, तो आंसर यहाँ पर इसका ए हो गया। डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जो भी टॉपिक मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया है सैंड के बारे में, डायरेक्ट टॉपिक यूपीएससी के द्वारा आप लोगों से 2019 से पूछा गया। तो है नहीं आसान, अगर आप लोग स्टैटिक प्लस करंट का मिक्सचर करके पढ़ोगे तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे दोगे आराम से। माइनिंग के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा गया 2016 में, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट माइनिंग जो फाउंडेशन के बारे में बात की गई, ठीक है, इन इंडिया। तो बात की जा रही है प्रमोट करते हैं मिनरल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी इन द जो मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो यानी कि मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर ये प्रमोट करने का काम करते हैं चीजों को। बात की गई प्रोटेक्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन अफेक्टेड बाय द माइनिंग ऑपरेशन, ठीक है। तीसरा बोला गया ऑथराइज करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, तो ये बात बोलेगी, ठीक है, फॉर द मिनरल एक्सप्लोरेशन। आप लोग बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की चीज जो स्टेट गवर्नमेंट को ऑथराइजेशन करेगी, तो स्टेटमेंट वैसे ही गलत होगी कॉमन सेंस की वजह से, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगी, ठीक है। तो यानी कि ये तो पावर तो स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज करेगी ना, डिस्ट्रिक्ट वाला थोड़ा ना बताएगा उसे कैसे काम करने हैं। प्रमोट करती है एक तरीके से यहाँ पर प्रमोट करती है मिनरल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज इन मिनरल रिच एरिया, तो इसके प्रमोशन का काम नहीं होता है, इसका बेसिकली प्रोटेक्शन का काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आप लोगों को बी देखने को मिलेगा। तो यानी कि कुछ स्टेटमेंट तो आप लोग कॉमन सेंस से ही यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से खत्म कर सकते हो। सीधा साधा क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाया है। यहाँ पर बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग जो माइनिंग होती है इज रिलेटिवली कॉस्टली एंड फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू गेट द डीपर डिपॉजिट। तो यहाँ पर ये है बेसिकली अंडरग्राउंड, बेसिकली सरफेस, ये है प्लेसर और ये है इन सिटू। तो आप लोगों को पता है कि अंडरग्राउंड जो है यहीं से ही खोद खाद कर हम लोग सामान निकालते हैं, तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अंडरग्राउंड माइनिंग जो है वो पहले नंबर पर है, ठीक है। तो ये ए आंसर इसका हो गया यहाँ पर। तो अगर कोई भी आप लोगों को निकालना है तो खुदाई कर ही आप लोगों को चीजें निकालनी पड़ेगी, उसके चलते यहाँ पर आंसर जो है ए हो गया, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन भी हो गए आप लोगों के लिए, 2 यूपीएससी के अंदर कुछ पूछे गए क्वेश्चन, और पूरा टॉपिक जो है वो काफी अच्छे से आप लोगों का कवर करा दिया। कहीं से भी कोई डाउट हो तो बताएगा, कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ओके। ये जो आर्टिकल है ये टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर कवर किया गया, हालांकि ये अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर आप लोगों को देखने को मिला। तो यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है रेंचिंग प्लान के बारे में, तो बात करूंगा काफी अच्छे से यहाँ पर क्या दिक्कत निकल कर आ रही है और क्यों ये न्यूज में है यहाँ पर। तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से आप लोग इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के साथ में। अभी यहाँ पर 10,000 के करीब जो फीस है यहाँ पर बेसिकली उजिर की यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिससे बात की जा रही है काटला, ठीक है, इसी के साथ में रोहू, ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगी ये है मृगल, ठीक है। तो ये अलग अलग कैटेगरी की फीस है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर रेंचिंग प्रोग्राम के बारे में बात की जा रही है। तो रिवर रेंचिंग के बारे में आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा यहाँ पर। तो ये एक तरीका सा प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसमें एक्वा कल्चर के बारे में बात की जाती है। तो रिवर रेंचिंग एक तरीके से यहाँ पर एक सस्टेनेबल फिशिंग के बारे में बात करती है। कई सारे ऑब्जेक्टिव इसके होते हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। जैसे ये आप लोगों को एक नदी दिख रही है यहाँ पर, ठीक है, ये बेसिकली नदी का तालाब जो भी आप लोग बोल लीजिए यहाँ पर। तो इस तरीके ये आप लोग यहाँ पर गोले गोले दिख रहे होंगे यहाँ पर। तो ये मछली पालन करने का तरीका है आज के डेट में, जो कि यहाँ पर उसके अंदर जाकर एक ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, चारों तरफ से यहाँ पर जाल से बुन दिया जाएगा, यहाँ पर इसके अंदर मछलियां रहेंगी। तो यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया जाता है कि मछली को एक बाउंड इन एरिया में यहाँ पर बांध दिया जाता है। तो इसके चलते यहाँ पर ये एक तरीके से ये एक एक्वा कल्चर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके चलते यहाँ पर मछली पालन यहाँ पर किया जाता है।
तो ये अभी इसको बढ़ाने की बात यहाँ पर की जा रही है। उसी के चलते ICAR, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और सेंट्रल इंडियन जो फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इनके द्वारा मिलकर यहाँ पर कंजर्वेशन के काम किए जा रहे हैं। तो प्रमोशन कर रहे हैं कि फिश जो है एक्सटिंक्ट होने से बचाई जाए गंगा के अंदर में, और कंजर्वेशन का प्रोग्राम चला जाए, क्योंकि ये माना जा रहा है कि गंगा के अंदर से फिश यानी कि मछलियां जो है वो एक्सटिंक्ट होती जा रही है, और इस तरीके से फिर आगे चलकर जो है वो दिक्कतें देखने को मिल सकती है। तो इसी के चलते यहाँ पर ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है ताकि इन चीजों को संभाला जा सके और सही लेवल पर मेंटेन करके रखा जा सके। प्रोजेक्ट जो है वो कई जगह यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जैसे गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, बराक रिवर हो गया, ठीक है, इसी के साथ में महानदी, और भी कई सारे एरिया में जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, कई जगह यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। उत्तराखंड के अंदर 1 लाख के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी अलग अलग एरिया में, त्रिपुरा के अंदर भी, उड़ीसा के अंदर भी, छत्तीसगढ़ के अंदर भी। तो बेसिक मुद्दा यहाँ पर यह कि आने वाले टाइम में यहाँ पर एक तरीके से फिश प्रोडक्शन को हम लोग बढ़ाएंगे। और आप लोगों को पता है अभी श्रीलंका और इंडिया के बीच में झड़प चलती रहती है, जब हमारे मछुआरे जो हैं वो मछलियां पकड़ने जाते हैं। तो क्यों ना हम लोग अपनी कंट्री के अंदर ही ऐसा कुछ काम करें। तो उसी के चलते कई सारे प्रोग्राम भी है, जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो ये एक स्कीम है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जिसके चलते मछली पालन पर हम लोग फोकस करते हैं और उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा चीजों पर अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए। तो ये प्रोग्राम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। रेस्पॉन्सिबल मैनर में यहाँ पर जो रिवर रेंचिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिसके चलते हम लोग मछली पालन का काम यहाँ पर करते हैं नदियों के अंदर में। तो ये ट्रेडिशनल जो फिशरी होती है उससे थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके चलते एक सस्टेनेबल फिशरी हम लोग कर पाते हैं, यानी कि अच्छे लेवल पर यहाँ पर आउटपुट आ पाता है। अगर बात करें यहाँ पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में, तो ये काफी एक क्रिटिकल गैप जो है यहाँ पर आज के दिन में इसको फिल करेगा। हमारी कंट्री में ये प्रोग्राम जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए 11,000 करोड़ रुपए लगाकर यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया। 9,000 करोड़ रुपए जो है वो ढांचागत विकास के बारे में बातें की गई, जिसके तहत यहाँ पर चीजों को लेकर चलना है। और आने वाले टाइम पे और भी अच्छे लेवल पर बोला जा रहा है कि लगभग यहाँ पर ये 55 लाख के करीब जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट कर रहा है। इसके चलते और भी बहुत कुछ फायदा देखने को मिलेगा अगर यहाँ पर ऐसे प्रोग्राम हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। तो कई सारे और भी डेवलपमेंट है यहाँ पर, जैसे कि बात की जा रही है यहाँ पर पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ द प्रोग्राम। तो यहाँ पर जैसे कि बात की जा रही है एक तरीके से, जैसे रिवर रेंचिंग प्रोग्राम के तहत सस्टेनेबल फिशी के बारे में बात की जा रही है, यानी कि मछली जो है उतनी यहाँ पर एक तरीके से, यानी एक तरीके पेड़ उतने ही काटो जितने आप लोग लगा सकते हैं। तो वो वाली बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और फिशिंग कम्युनिटी के बारे में यहाँ पर यही बातें की जाती है कि कैसे हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं ट्रेडिशनल जो फिशिंग सेक्टर है, ठीक है, तो कैसे यहाँ पर रिवर को क्लीन भी कर सकते हैं, वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसमें मेंटेन करके रखना है। एक ई गोपाल ऐप आप लोगों को पता होना चाहिए, ये कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीड इंप्रूवमेंट एक मार्केट प्लेस इंफॉर्मेशन पोर्टल है जो कि किसानों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा प्रोग्राम जो है हमारी कंट्री में हमको आत्मनिर्भर बनाने में भी हेल्प करता है। इसको इंप्लीमेंट करने वाली जो एजेंसी है, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग और फिशरी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके चलते बोला जा रहा है कि एडिशनल 70 लाख टन के करीब हमारी कंट्री में और इंक्रीज करेगा एक्सपोर्ट भी लगभग 1 लाख करोड़ 2024-25 तक का डबल करेगा। जो फिशरी के जो फार्मर है उनकी इनकम को रिड्यूस करेगा। पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉस होता है यहाँ पर लगभग 20 से 25%, तो उसको घटाकर लेकर आएगा। एडिशनल 55 लाख के करीब यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो इंप्लॉयमेंट यहाँ पर जनरेट करेगा। इन्वेस्टमेंट और जो ड्यूरेशन की बात की जा रही है 5 साल है यहाँ पर 2020 से लेकर 2024-25 तक का। तो इसी के साथ में यहाँ पर ये जो स्कीम है यहाँ पर सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम दोनों के कंपोनेंट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी कि मिलकर काम किया जा रहा है यहाँ पर दोनों तरीके से। तो ये है बेसिकली आप लोगों के सामने कंप्लीट आर्टिकल। क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर ये क्वेश्चन है, यहाँ पर 5 साल का प्रोग्राम यहाँ पर बताया गया 20 से लेकर 24-25 तक का। बोला गया 50% टोटल जहाँ पर जो यूज किया जाएगा यहाँ पर ये अपग्रेडेशन करने में इंफ्रास्ट्रक्चर में। तीसरा बोला गया यहाँ पर रिड्यूस करेगा पोस्ट हार्वेस्टिंग जो लॉस है 25% के करीब, और अबाउट 10% मॉडर्नाइजेशन और स्ट्रेंथ करेगा वैल्यू चेन। सही आंसर क्या है यहाँ पर अगर बात करें, ए में बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 2 and 3, सी बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर अगर आप लोग यहाँ पर बात करेंगे तो वह सी, यानी कि ये यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो ये इसके बारे में अगर बात करें, ये लगभग 42% के करीब आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, ना कि 50, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट था टॉपिक जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। कोई डाउट आप लोगों के मन में इसको लेकर नहीं होना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को हो जाएगा। ये डाउन टू अर्थ जो मैगजीन है उससे यहाँ पर निकाल कर लेकर आया गया, और बेसिकली नासा का जो यहाँ पर परसिवेरेंस है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। उसने मार्स के जो सैटेलाइट है जिसका नाम है यहाँ पर फोबोस, उसकी पिक्चरें ली हैं, तो उसके चलते यहाँ पर ये न्यूज में है। पूरा डिटेल में बातें करूंगा काफी अच्छे से। यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ से आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं। नासा को बोलते हैं यहाँ पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे हमारी कंट्री में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो है, उसी तरीके से नासा आप लोग को यूएसए की स्पेस एजेंसी देखने को मिलेगी। जापान की JAXA है यहाँ पर, ठीक है।
रसिया की क्या है यहाँ पर, वो आप लोग को बतानी है, ठीक है। परसिवियरेंस जो रोवर है यहाँ पर, इसके द्वारा बोला गया कि जो फोबोस यानी कि जो एक तरीके से मार्स यानी कि मंगल ग्रह का जो मून है उसकी पिक्चर के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ये बेसिकली एक्लिप्स जो कैप्चर किया गया यहाँ पर परसिवियरेंस के द्वारा। तो यहाँ पर बेसिकली एक कैमरा है जिसका नाम है यहाँ पर मास्ट कैम जेड कैमरा, जिसके थ्रू यहाँ पर इसको पकड़ा गया। मैं एक पिक्चर आप लोग को दिखाऊंगा जिसके बेस पर आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर बात करें यहाँ पर सूरज से, तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जब आप लोग बात करेंगे तो अलग अलग जगह अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर मरकरी हो गया, ये वीनस हो गया, ये अर्थ हो गया, ठीक है। अर्थ के बाद में आप लोगों को यहाँ पर मार्स देखने को मिलेगा। मार्स के 2 मून है, अर्थ का 1 मून है जिसको आप लोग चांद बोलते हैं, मार्स के 2 मून है। मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट आती है जो कईयों बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुकी है, इसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और बाकी जब एक्सोप्लैनेट में आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर कुपियर बेल्ट देखने को मिलेगी। तो ये भी एक क्वेश्चन कई बार आप लोगों से बन जाता है। अब जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से कई बार आप लोग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग सुनते हुए चलिएगा। सबसे पहले तो जो मार्स है ये 4th प्लैनेट है फ्रॉम द सन। जैसे अभी मैंने बताया यहाँ पर अगर 4th प्लैनेट के बारे में, तो पहला आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर मरकरी, दूसरा वीनस, तीसरा अर्थ और चौथा है मार्स। तो 4th प्लैनेट आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा बोला गया यहाँ पर ये 142 माइल्स, ये बेसिकली सन से 142 जो माइल्स एक तरीके से मिलियन माइल्स दूर है, ठीक है। इसी के साथ में जिसका नाम निकाला गया रोमन जो गॉड है, गॉड ऑफ वॉर, यानी कि रोमन एम्पायर के अंदर में एक गॉड ऑफ वॉर हुआ करते थे, उससे इसका नाम निकाला गया मार्स, ठीक है। कहां से नाम निकाला गया तो ये आप लोग याद रखते हैं। और बार बार इलोन मस्क साहब जो है वो मार्स पर आदमियों को ले जाने की बात करते हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर इसका रेडिश कलर जो आप लोगों को देखने को मिलता है, तो इसके बारे में बात करें, इसके ऊपर काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को यहाँ पर कई सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन ऑक्साइड। तो यहाँ पर इसके सरफेस पर काफी ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर इसका ये कलर देखने को मिलेगा। अर्थ से इसकी डिस्टेंस जो है वो 33.9 मिलियन माइल्स आप लोगों को देखने को मिलेगी, या फिर 54.6 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। इसका जो एक डे है यहाँ पर, ये जो लेंथ है इसके 1 ईयर की मार्स की, वो है 687 अर्थ डे आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर बात करें। और मार्स का जो यहाँ पर अगर बात करते हैं मार्स के एक डे के बारे में, तो ये 24 घंटे 37 मिनट का होता है, यानी कि इनका डे भी पूरा बड़ा हो गया। हमारा जो डे होता है वो 24 घंटे का होता है, मार्स पर जो डे होता है वो 37 मिनट ज्यादा होता है। और फिर जो इनका जो बेसिकली ईयर होता है वो 687 का होता है। मतलब क्या है, मतलब कि यहाँ पर जो सूरज के चारों ओर चक्कर काटने में इसको टाइम भी ज्यादा लगेगा। आप लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं मार्स को, ठीक है। ये हो गया मार्स, ओके। इसी के साथ में इसकी ग्रेविटी जो है ओनली है 0.375, यानी कि ग्रेविटी काफी कम है। जबकि अर्थ की बात करते हैं कितनी है, 9.8 ग्रेविटी आप लोगों को अर्थ की देखने को मिलेगी। यहाँ पर टेम्परेचर के बारे में बात की जा रही है तो 60 ये डिग्री सेल्सियस के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये काफी ज्यादा है अगर अर्थ के कंपेयर में बात करते हैं आप लोग। यहाँ पर अर्थ पे जो एवरेज आप लोगों को देखने को मिलेगा 14 डिग्री सेल्सियस के करीब अर्थ पे एवरेज निकल कर आता है। ये डिग्री सेल्सियस में बात करूं 57 अगर बात करें तो आप लोग ये फ़ारेनहाइट में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। जबकि यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में 60 के करीब आप लोग यहाँ पर नजर आता है, क्योंकि अर्थ पे एक एटमॉस्फेयर है जो कि चीजों को मेंटेन करके रखता है। मार्स पे इस तरीके का एटमॉस्फेयर आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। इसके अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड 96% देखने को मिलती है, इसलिए टेम्परेचर भी हाई है यहाँ पर ये, ठीक है। कुछ वाटर वेपर के बारे में भी यहाँ पर पता लगाया जा रहा है मार्स के ऊपर। मार्स जो है ये 1/10 है मास ऑफ द अर्थ, यानी कि जो पृथ्वी का मास है उसका एक तरीके से 1/10वां भाग आप लोगों को मार्स का देखने को मिलेगा। जैसे पृथ्वी का मून अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो वो कौन है, वो है चंद्रमा। ऐसे ही मार्स का बेसिकली यहाँ पर फोबोस और इसी के साथ में डाइमोस, ये इसके मून आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पीडी या फिर डीपी आप लोग याद रख लीजिएगा, जो भी आप लोगों को मन करे ठीक से याद रखने में। अगर बात करें यहाँ पर इसके ऊपर माउंटेन है, जैसे कि अर्थ पर माउंटेन है उसको माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, पृथ्वी पर सबसे ऊंची माउंटेन है माउंट एवरेस्ट। अगर बात करें इसके ऊपर माउंटेन है उसको बोलते हैं ओलंपियस मून्स, ठीक है। ओलंपियस मून्स जो है यहाँ पर वो 3 गुना है बेसिकली यहाँ पर माउंट एवरेस्ट से। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है बताइए, और उसकी हाइट को 3 से मल्टीप्लाई कर देना। ये यहाँ पर मार्स के ऊपर जो यहाँ पर ओलंपियस मून्स है उसकी हाइट आप लोगों को देखने को मिलेगी। नासा ऐसा नहीं है पहली बार यहाँ पर कोई ऐसा बेसिकली जो इसका प्रोजेक्ट है पहली बार है ये। इसके चलते यहाँ पर इसके द्वारा ट्विंस रोवर जैसे कि स्पिरिट हो गया, अपॉर्चुनिटी हो गया, ये भी यहाँ पर इसके द्वारा भेजे गए थे। 157 टाइम स्मॉलर है इसका जो मून है पोबोस, जो हमारे मून से यानी कि हमारा चांद जो है बड़ा है। और डाइनोस जो यहाँ पर डाइमोस है ये तो और भी छोटा है, यानी कि पोबोस से भी छोटा है डाइमोस। तो यहाँ पर ये काफी एक तरीके छोटे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी के साथ में जो यहाँ पर बात की जाए जो एक तरीके से जो नासा है, लास्ट टाइम नासा के द्वारा कैप्चर किया गया फोबोस, तो फोबोस 2004 में यहाँ पर कैप्चर किया गया था, ठीक है। जो कि यहाँ पर अलग अलग इनके रोवर है जैसे स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी हो गया यहाँ पर, ठीक है।
तो इसी के साथ में फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो फोबोस अभी यहाँ पर इसके द्वारा ये कैप्चर किया गया इनके द्वारा, ठीक है। तो लास्ट टाइम यहाँ पर कैप्चर किया गया था फोबोस 2004 में, जो यहाँ पर ट्विंस जो रोवर थे यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर लैब्स देखने को मिला फोटो अभी यहाँ पर। तो ये मतलब एक तरीके से अभी इनके बारे में हम लोग फोटो खींच पा रहे हैं, तो ये काफ़ी बड़ी बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। बेटर अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हो रही है इनके बारे में। अगर फोटो खींच पा रहे हैं तो हम लोग इनके बारे में समझ भी पाएंगे, जान पाएंगे इनकी प्रक्रिया के बारे में, और इसी के साथ में इनके सरफेस के बारे में और इनकी क्रस्ट के बारे में, मेंटल के बारे में। और आगे जैसे कि इलोन मस्क साहब बोलते हैं बार बार यहाँ पर इंसानों को भेजना है, तो कितना पॉसिबल है वहाँ पर इंसानों को भेजना वो भी देख पाएंगे। फोबोस जो है वो एक तरीके से काफ़ी क्लोज जा रहे हैं यहाँ पर मार्टिन जो सरफेस के, यानी कि ये माना जाता है कि ये फोबोस जो है ये और ज़्यादा क्लोज जाता हुआ जा रहा है, और ये माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि ये क्रैश कर जाए प्लैनेट, यानी कि किसके ऊपर, यानी कि मार्स के ऊपर। मार्स के ऊपर क्रैश भी कर सकता है जाकर, ये बातें बोली जा रही है। जो इक्लिप्स ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करें तो मार्स जो है यहाँ पर वो लास्ट 2 डेकेड से यहाँ पर अलाउ कर रहे हैं। कई सारे आप लोगों ने देखा होगा साइंटिस्ट जो है यहाँ पर वो जा रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। तो यहाँ पर फोबोस जो है ये माना जा रहा है कि स्लो डेथ की तरफ को चल रहा है, यानी कि फोबोस जो है वो पास आता जा रहा है और जल्दी यहाँ पर ये मार्स पे गिर सकता है, और इसके चलते यहाँ पर एक अलग ही प्रक्रिया देखने को मिलेगी। पृथ्वी का मून है जैसे फोबोस और डायमोस आप लोगों को मार्स के देखने को मिलेंगे। जुपिटर के आयो, यूरोपा, ये इस तरीके से आप लोग दिखते हैं, ये सारे नाम यहाँ पर दे रखे हैं। इसी के साथ में सैटर्न के देखने को मिलेंगे, यूरेनस और नेपच्यून के। तो पूरी की पूरी स्लाइड जो है वो आप लोगों के लिए यहाँ पर लगाई गई है। इसको आप लोग बेसिकली स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं, ये कई बार नाम भी आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। देखिए आप लोगों ने नॉर्मली सूरज ग्रहण के बारे में सुना है और चांद ग्रहण के बारे में सुना है, क्या आप लोगों ने अर्थ ग्रहण के बारे में सुना है? इनके पृथ्वी ग्रहण के बारे में नहीं सुना होगा। तो इसलिए 2 फिनोमेनन, एक तो बोलते हैं सोलर एक्लिप्स यानी कि सूरज ग्रहण, ये पार्शियल, एनुलर और टोटल होता है यहाँ पर, जैसे ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेगा पार्शियली, एनुलर और टोटल। इसमें क्या होता है, इसमें नॉर्मली सूरज के और पृथ्वी के बीच में जो बेसिकली चांद आ जाता है, तो ये आप लोगों को सोलर एक्लिप्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसी के साथ में लूनार एक्लिप्स देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें यहाँ पर चांद के और सूरज के बीच में जो है वो पृथ्वी आ जाती है, तो इसको लूनार एक्लिप्स की कैटेगरी में डालते हैं। तो यहाँ पर फुल और पार्शियल 2 आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखते हैं, ये ज्योग्राफी का पोर्शन भी आप लोगों का, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी अगर बात करें यहाँ पर मार्स पर इनका जो परसिवियरेंस है, यहाँ पर ये 2020 में इनके द्वारा भेजा गया, जिसके चलते यहाँ पर कैसे चीज़ों को कैटेगल करना है उसके बारे में जाकर इसके द्वारा काफ़ी सारी खबरें भेजी जा रही हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छा प्रोजेक्ट माना जा रहा है आने वाले टाइम में। तो परसिवियरेंस जो है यहाँ पर ये बेसिकली यूएसए का प्रोजेक्ट है, ठीक है। निक नेम इसका पर्सी रखा गया यहाँ पर। इसके अंदर जो मार्स रोवर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा उसका नाम है, जो इससे पहले जो भेजा गया था क्यूरियोसिटी का नाम आप लोगों ने सुना होगा बेसिकली, ठीक है। तो ये याद रखिएगा यहाँ पर। इसी के साथ में ये लैंड किया था 2021 में 18 फरवरी में। ऑब्जेक्टिव ये है कि क्या यहाँ पर इंसानों को लाया जा सकता है, इसके चलते यहाँ पर एंशिएंट टाइम में क्या कोई लाइफ रही है, इसके बारे में जानने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये लगता है कि आने वाले टाइम पे यहाँ पर मार्स पे अगर लाइफ पाई जाती है तो अच्छा रहेगा, ये एक एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है। इसलिए मार्स पर दुनिया भर के प्रोजेक्ट भेजे जा रहे हैं। इवन आप लोग बात करें तो 2013 में इंडिया ने भी यहाँ पर मंगलयान भेजा, जिसके ऊपर अभी अक्षय कुमार की मूवी भी आप लोगों ने देखी होगी। तो इंडियन मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको मोम बोला गया, तो ये याद रखिएगा मंगलयान है बेसिकली, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। प्लान किया गया था 2000 बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से 2013 में भेजा गया, जो एक तरीके से ऑब्जर्व, तो एक तरीके से प्लांट जो यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है 2014 से। यूएई का मिशन यहाँ पर गया, ये भी याद रखिएगा, होप मिशन है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। ये फर्स्ट एक मुस्लिम कंट्री बनी जिसके द्वारा इसको भेजा गया। हमने चाइना से बहुत पहले भेज दिया, चाइना ने भेजा यहाँ पर तियांगवेन फर्स्ट, जो कि मार्स पर यहाँ पर गया, फर्स्ट मार्स मिशन। और इसी के साथ में यहाँ पर बात करें तो एक्सो मार्स रोवर की बात की गई यहाँ पर, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, रशियन स्पेस एजेंसी, जो कि यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया आफ्टर रशिया इन्वेजन टू द जो यूक्रेन। तो ये भी यहाँ पर पहुंचने वाला था, तो ये सस्पेंड कर देगा। तो एक्सो मार्स के बारे में क्वेश्चन अगर पूछ ले आप लोगों से तो ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोग देखेंगे हमारी कंट्री में जो 2000 का नोट है उसके ऊपर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो इसको भी कंफ्यूजन में मत लेना। कलर एंड मोटिव्स ऑफ द न्यू करेंसी नोट, जो भी नोट्स नए नए हैं उनके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है यहाँ पर। ये वीडियो आप लोग सर्च कर लीजिएगा, कलर एंड मोटिव्स ऑफ न्यू करेंसी नोट, ठीक है। तो बाय वीर आप लोग सर्च कर लेना, या फिर यहाँ पर भी अगर पीडीएफ डाउनलोड करेंगे कॉपी कर भी आप लोग यहाँ पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा टॉपिक है जो कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस कई बार हो जाते हैं। ओके, अब मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ, इनके आंसर दीजिएगा। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर बोला गया मार्स यानी कि मंगलयान जो हमारी कंट्री का मिशन था इसरो का, बोला गया यहाँ पर इसको मार्स ऑर्बिटर मिशन बोला गया। पहली स्टेटमेंट, जी हाँ बिल्कुल सही है, ये बोला गया। इंडिया जो है सेकंड कंट्री थी यहाँ पर ये इसको भेजने पे, सेकंड नहीं थे हम लोग, फोर्थ थे। हमसे पहले रशिया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और यूएसए भेज चुका था, ठीक है।
ये देखने को मिलेगा। बोला जा रहा है कि मेड इंडिया ओनली कंट्री, जो कि यहाँ पर पहली बार में यहाँ पर सक्सेस हो गए, यानी कि आज तक कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो मंगल ग्रह पर पहली बार में सक्सेस हो गए हो, हम लोग पहली बार में सक्सेस यहाँ पर हो गए। तो आंसर इसका सी है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो कि यूपीएससी 2016 में पूछा गया। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। होप मार्स मिशन जो है ये किसका है? यूएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान या फिर यूएई। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा अगर आप लोगों से पूछे तो ये याद रखिएगा, होप मार्स मिशन जो है ये किसका है? ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, यूएई का, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं, यहाँ पर इनको मैच करने के लिए भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इसको कंफ्यूजन में नहीं रखना है, तो बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी लेकर आप लोगों को चलनी है इसकी। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पीआईबी का आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया यहाँ पर न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी, जो कि फास्फोरस और जो यहाँ पर बेसिकली पोटेसिक यानी कि पीके के लिए खरीफ क्रॉप के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है अभी आप लोगों को पता है हमारे देश में यहाँ पर अभी क्रॉप के चलते यहाँ पर फोकस दिया जा रहा है कई सारे एरिया पर। खासकर अगर बात करें तो अभी खरीफ क्रॉप के बारे में अगर बात करें तो यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया यहाँ पर ये फर्टिलाइजर, जो कि यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा खरीफ क्रॉप सीजन के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में क्या क्या बातें यहाँ पर, सबसे पहले तो यहाँ पर डाई अमोनिया फास्फेट डीएपी, ये याद रखिएगा, इसके बेसिकली पहली बार भी काफ़ी कमी पड़ गई थी, तो इसके चलते रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है काफ़ी ज़्यादा, तो उसको इंप्रूव किया जा रहा है। यूनियन गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करेगी 2501 पर बैग डीएपी। ठीक है, यानी कि एक तरीके से एग्जिस्टिंग सब्सिडी कितनी है यहाँ पर, ये है 1650। तो यहाँ पर ये जो है 50% इंक्रीज किया जा रहा है लगभग लास्ट सब्सिडी से, तो किसानों को फायदा पहुंचेगा, तो इससे अपनी प्रोडक्टिविटी किसान जो है वो और ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। इसके चलते जो डीएपी यहाँ पर रॉ मटेरियल जो है उसकी रेंज जो है वो अप्रोक्सीमेट 80% आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा इंक्रीज की जा रही है। किसानों को फर्टिलाइजर में आसानी रहेगी, सब्सिडी प्राइस पर मिलेगा, अफोर्डेबल मिलेगा, और एक तरीके से एग्रीकल्चर एरिया में काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो इससे हमारी जो खरीफ क्रॉप है उसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो खरीफ क्रॉप में अगर फायदा होता है तो ये सारे एरिया आप लोगों को बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आएंगे, इसके चलते काफ़ी फायदा देखने को मिलने वाला है। गवर्नमेंट जो है वो अवेलेबल करा रही है फर्टिलाइजर, यूरिया हो गया। ठीक है, इसी के साथ में पी एंड के फर्टिलाइजर जो है सब्सिडाइज प्राइस पर यहाँ पर प्रोवाइड करा रही है, जिसके चलते यहाँ पर आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा फायदा आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। अगर बात करें अगर अफोर्डेबल यहाँ पर बेसिकली मिलता है तो यहाँ पर ये, ठीक है, तो किसानों को फायदा होगा। अलग अलग एरिया में यहाँ पर जो भी खेती वो खेतों में उगाते हैं, तो उसके चलते यहाँ पर प्राइस अगर एक तरीके छूट मिलती है तो किसानों की पैदावार यहाँ पर बढ़ेगी, और जो डिपेंडेंट रहते हैं दूसरी चीज़ों के ऊपर वो डिपेंडेंसी यहाँ पर कमी होगी। तो फर्टिलाइजर कंपनी भी यहाँ पर अप्रूव कर रही है इस रेट को, और जल्दी से जल्दी किसानों तक चीज़ें पहुँचेगी। तो रबी, खरीफ और जायद 3 क्रॉप हमारे देश में नॉर्मली उगाई जाती है। जो याद रखिएगा, रबी जो है गेहूं आज रबी में आता है, जबकि खरीफ के अंदर चावल आता है। ठीक है, और बाकी की ये सारी चीज़ें, शुगर कैन भी खरीफ के अंदर आएगा। तो ये आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कई बार, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पीआईबी का ये आर्टिकल है, यहाँ पर भारतीय जनऔषधि परियोजना के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है जनऔषधि परियोजना को यहाँ पर 10,000 बाई मार्च गवर्नमेंट जो है टारगेट करिए इंक्रीज करने के नंबर ऑफ जनऔषधि केंद्र बनाए जाएंगे 10,000 यहाँ पर बाई मार्च 2024 तक का। इससे लोगों को जो दवाइयाँ हैं वो आसानी से मिल पाएगी। देखिए इसका नाम जो है भाजपा, ठीक है, तो भाजपा नाम इसका निकाला गया भारतीय जनऔषधि परियोजना। तो इसका बेसिकली नाम जो है वो बीजेपी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये हालांकि एक कोइंसिडेंट बोल सकते हैं या फिर सोची समझी साजी, जो भी आप लोग बोलिए इसको, पर लेकिन यही है जो आप लोगों के सामने है। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो यूपीएससी प्रीलिम्स, इसी के साथ में जीएस पेपर जो है 2 के अंदर गवर्नमेंट स्कीम के बारे में क्वेश्चन बन जाते हैं। ऑनलाइन जो बेसिकली एप्लीकेशन के बारे में बात की जा रही है, तो प्रधानमंत्री जनऔषधि योजना केंद्र के लिए इनवाइट किए जा रहे हैं। यहाँ पर ये इतने ब्लॉक हैं और लगभग डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे 26 स्टेट में, यानी कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग ब्लॉक में इन्वाइट किया जा रहा है। अगर आप लोग भी केंद्र लेना चाहते हैं तो आप लोग भी यहाँ पर जा सकते हैं गवर्नमेंट के पास में। अगर कंडीशन फुलफिल कर पाओगे तो आप लोगों को भी सेंटर मिल जाएगा। इंक्रीज किया जा रहा है जनऔषधि केंद्र, ये 10,000 तक जैसे बताया, अबाउट 15,000 1 करोड़ करीब यहाँ पर इसके अंदर बेसिकली अगर ये इंप्लीमेंट करते हैं तो लोगों के बच जाते हैं। यानी कि लोगों का जो आउट पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि अपनी जेब से जो खर्चा होता है वो काफ़ी कम हो जाता है अगर इस तरीके की चीज़ें हम लोग इंप्लीमेंट यहाँ पर कर पाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल जो डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया है यहाँ पर वो इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी है, और प्रधानमंत्री जो भारतीय जनऔषधि परियोजना है यहाँ पर ये इनवाइट कर रही है एप्लीकेशन, जिसके चलते यहाँ पर अनएम्प्लॉयड फार्मासिस्ट, यानी कि ऐसे फार्मासिस्ट जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, और यहाँ पर गवर्नमेंट उनको यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। यानी कि एक तरीके से लोगों को भी हेल्प पहुंचेगी जिनकी अब तक यहाँ पर कोई जॉब नहीं लगी है, अनएम्प्लॉयड घूम रहा है। तो प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र उसको मिल पाएगा, अपनी जिंदगी भी अच्छे से वो एंजॉय कर पाएगा। ठीक है, इसी के चलते यहाँ पर जनऔषधि.gov के अंदर एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन आप लोग जाकर फाइल कर सकते हैं,
और अगर कोई यहाँ पर फार्मासिस्ट यानी कि बी फार्मा वगैरह करके घूम रहा है उसको भी आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसी के साथ में क्वालिटी मेडिसिन अफोर्डेबल रेट में ये प्रोवाइड कराते हैं। गरीब तबका जो सोसाइटी का उसको काफी ज्यादा फायदे इससे देखने को मिलता है, तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि योजना जो है अगर 10,000 खोले जा रहे हैं तो सोचो कितने सारे लोगों को यहाँ पर जो मिल सकती है। फोकस यहाँ पर रहेगा, जैसे वुमेन है, SC ST है, हिली एरिया में एक तरीके से वहां पर भी काफी लार्ज स्केल पर इसके ऊपर फोकस किया जाना है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं इसके बारे में, जैसे कि यहाँ पर ये याद रखेगा, ये हमारी कंट्री में अफोर्डेबल मेडिसिन के लिए ये बेसिकली स्कीम स्टार्ट की गई थी 2015 में। इसी के चलते यहाँ पर जो बेसिकली ये एक तरीके से रिजल्ट भी अच्छा खासा दिख रहा है जब यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाता है कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो ये काफी एक अच्छी स्कीम है, क्योंकि हमारी कंट्री में जो दवाइयां हैं वो काफी ज्यादा महंगी देखने को मिलती हैं और कई सारे लोगों को काफी सारी दिक्कतें निकल कर आती है इसकी वजह से। तो बहुत सारे इशू रहते हैं जिसकी वजह से ये कई सारी प्रॉब्लम रहती हैं। तो उन्हीं प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश यहाँ पर इनके द्वारा की जा रही है। तो क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, आयुष्मान भारत के बारे में आप लोगों से बातें की यहाँ पर। इसी के साथ में एक इंपोर्टेंट मोटिवेशनल कोटेशन भी हम लोगों ने देखी। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर अपने माइंड में नहीं रखना है। ये मार्स वाला आर्टिकल कैसा लगा, ये पर्सनली मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा था, जिसके बारे में मैंने बताई यहाँ पर। मार्स नहीं सॉरी रेत वाला, ठीक है, जिसमें यहाँ पर हम लोगों ने रेत के बारे में बातें की थी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों से पूछे थे, तो 3 क्वेश्चन आ गए आप लोग यहाँ से निकल कर, ये प्रैक्टिस जरूर किया करो, ठीक है। इसी के साथ में मछली पालन वाला जो आर्टिकल था यहाँ पर, इसमें कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिली। तो यहाँ पर मत्स्य जो संपदा स्कीम है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। मार्स वाला आर्टिकल भी काफी इंटरेस्टिंग लगा, इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है। जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैंने कुछ आप लोगों को बताई यहाँ पर बेसिकली मार्स के बारे में, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी के जो प्रोजेक्ट बताएं याद रखिएगा। और ये जो वीडियो मैंने बोला ये आप लोग देख सकते हैं, इसको मैं इस वीडियो के नीचे भी चलिए लिंक डाल दूंगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो देख लेना। क्वेश्चन मैंने आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस किए, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बन जाते हैं, कोई कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसानों को यहाँ पर सब्सिडाइज रेट पर यहाँ पर बेसिकली फर्टिलाइजर प्रोवाइड करा रहे हैं, ये हम लोगों ने देखा। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर बात की औषधि केंद्र के बारे में, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। खासकर अगर बात करें एग्जाम में भी क्वेश्चन बन जाएगा, और जैसे कोई बेरोजगार इंसान है उसको भी इसके बारे में आप लोग बता सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रेगुलर 2 वीडियो आती है, करंट और स्टैटिक के साथ में आप लोग मिक्स कर यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं काफी अच्छे से। और ये जो मैंने अभी आप लोग को यहाँ पर बताया है, ये वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप लोग पॉलिटी को ढंग से कवर करना चाहते हैं तो ये काफी हेल्प करेगी आप लोगों की, जिससे कि 1 ईयर का कंप्लीट जो भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है आप लोग को आइडिया रहेगा। इससे एग्जाम में आप लोगों को कंफर्टेबिलिटी रहेगी और आप लोग सही तरीके से अपनी पढ़ाई को लेकर चल पाएंगे, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन। फीडबैक देकर जरूर जाना, आप लोगों का कैसा रहा ये महीना वो भी बताना। और बाकी मॉर्निंग में तैयार रहना डायरेक्ट वीडियो के लिए, जिससे कि आप लोग अपनी पढ़ाई को और अच्छी डायरेक्शन दे सको। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।